अच्छा किया आपने बता दिया मुझे। और मैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने तो वो शेयर ही नहीं किया, तो कहाँ से दिखाई देता। अब आ स्लाइड शेयर नहीं की सर। गया। अब दिखाई दे रहा है। हाँ, जी सर। ओके नाउ। अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर इन्होंने कहा है कि वी डिटरमाइंड एंगल थीटा इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम थीटा हाँ, बाई सेटिंग थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। इस यस। इस लाइन की मुझे समझ नहीं आ रही सर। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो जाए तो क्या होता है। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं सर। ये होता है ना। तो वो या तो अगर फर्ज जी करें कि सर। वो अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो वो जो है रुकी रहेगी। ये होता है ना। अब यहाँ पे ये जो जी सर। कंडीशन है वो ये है कि फर्ज करें कि आपके ऊपर वो उस बॉब के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही थी वो इस तरह हुई कि उनका सम जीरो हो गया। तो अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है। यकीनी तौर पे ठीक वो सर। गाड़ी जब चलेगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऑसिलेशन होगी, लेकिन उसकी कोई ना कोई मीन पोजीशन तो होगी ना। मीन पोजीशन कह लें यस सर। या उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो अ, इस चीज़ को इस तरह जाहिर करना कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो, तो आपके पास का क्या तरीका है कि आप ये शो कर सकेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है। आपके ख्याल में कैसे जाहिर करेंगे आप मैथमेटिकली। देखिए, न्यूटन लॉज हमें बताते हैं ना कि समेशन एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन। ऐसा ही है ना। जी सर, एक्सेलरेशन को जीरो करके सर। ओके, और इसी तरह अगर वो हमारे पास मोशन एंगुलर मोशन हो तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू आई। आई इज द मोमेंट ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट क्या होता जी है, सर। एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है यस ना। सर। तो अब हम अब चूंकि ये एंगुलर मोशन हो रहा है ना, तो वी आर इंटरेस्टेड हियर इन टॉर्क्स कि टॉर्क जीरो होनी चाहिए। तो टॉर्क कैसे जीरो हो सकती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो नहीं है। तो क्या चीज़ जीरो होगी कि उसके टॉर्क जीरो हो जाए, उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए फॉर सम यस सर। आई मीन कुछ ऐसा हुआ सिलसिला कि सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो हुई। तो क्यों जीरो हुई, इसलिए कि एक्सेलरेशन जीरो हो गई। ठीक है। या आप ये भी कह राइट सर। सकते हैं कि टॉर्क हुई तो एक्सेलरेशन थी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो आपने एक्सेलरेशन अगर जीरो मानी तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंडीशन में चले गए कि जहाँ सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो हो गया। तो इस वजह से आपने 7.36 में आपने कहा कि उस कंडीशन वो एंगल मालूम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन को हम जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन को जीरो माने। तो आपने जीरो पुट की। तो अब आप क्या उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो आम थीटा नहीं है बल्कि इक्विलिब्रियम थीटा है। राइट। इस वजह से राइट आपने सर। यहाँ पे एक आपने सबस्क्रिप्ट ई लगा दिया टू टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ये आम थीटा नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है ना। राइट सर। तो आप ये देखिए कि यही वजह है कि जब आपने इसको यहाँ 3.7.37 में इसको जीरो पुट किया, इसको लेफ्ट और राइट साइड पे आप इसको ले आइए, तो आप टेन थीटा ई यानी कि टेंजेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू माइनस ए ओवर जी। ए ओवर जी से क्या मराद है, देखिए हमने फिलहाल ये माना हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस रेलवे कार्ड की, और जी तो कांस्टेंट है ही है। ठीक है। राइट सर। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अगर इसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी कार्ड की, तो ये टेंजेंट टेंजेंट थीटा जो है, ये टेंजेंट थीटा ई ये बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। यानी कि राइट इसका सर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फिगर दी हुई है ये वाली, जिसमें इसमें ये बताया हुआ थीटा ई है, तो अगर ये एक्सेलरेशन बढ़ेगी इसकी, फर्ज करें फर्ज करें इसकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो इसका एक ख़ास थीटा ई था। लेकिन आपने 5 से बढ़ाई, आपने कहा ऐसा करते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देते हैं, तो अब ये एंगल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यही नहीं रहेगा। ठीक है। राइट सर। लेकिन फिलहाल हम जो मोशन कंसीडर कर रहे हैं उसमें हम एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमने एक्सेलरेशन चेंज करनी शुरू कर दी तब ये प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल हो सकती है। राइट सर। ये है, तो इस तरह हम इसको थीटा निकालते हैं। और ये एक जर्नल प्रोसीजर है, जहाँ पर भी आप अगर वो कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स कर रहे हों या ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे हों, तो ये हम इन्हें कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स के एक पार्टिकल गया अपने एक्सट्रीम पे जाके वापस आ रहा है। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हम ले लेते हैं, तो वो थीटा डबल डॉट वगैरह जो भी होते हैं हम उनको जीरो ले लेते हैं।
तो वहाँ से वो एंगल आ जाता है या वो कंडीशन आ जाती है। तो एग्जैक्टली इट इज समथिंग लाइक दिस कि इक्विलिब्रियम हमारे पास पोजीशन है, तो वहाँ पे हमने इसको इसकी वजह थीटा कैलकुलेट कर लिया। राइट सर, थैंक यू सर। अच्छा वो हमीद साहब, आपका वो सारा मैंने डाटा आईटी वालों को दे दिया है। आई डोंट नो व्हाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम। बहरहाल जो शब्बर लईक साहब हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट समेत जो साइंस कुछ और डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, मेरी कल उनसे बात हुई है राइट तो सर। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप हैं और एक दो स्टूडेंट्स और हैं, उनका काम आज तक हो जाना चाहिए। आप लोगों का काम राइट बिला वजह एनरोलमेंट के नंबर ना होने की वजह से रुका था। मैंने कल उनको एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो फर्स्ट ईयर बीएस और जो एमएससी के फर्स्ट ईयर इन सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इनके एनरोलमेंट नंबर थोड़े देर से आते हैं और फिर ये शुरू होते ही तो ये कोविड शुरू हो गया है। तो आप इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें और जो अवेलेबल चीज़ें हैं आपके CNIC है, आपका नाम है और आपका जो वो है ईमेल एड्रेस है, इस पे ही आपको जो है वो एनरोल कर लें LMS। तो आई राइट सर। होप कि एक्सक्यूज मी सर। आज तक काम हो थैंक यू जाएगा सर। आपका। जी थैंक यू फरमा सर। थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। सर। जी फरमाइए। हाँ सर हमने फरमाइए। एमएससी वाले ने बाकायदा जो एमएससी वाले ने जो बाकायदा सर उनको ईमेल भी की यूनिवर्सिटी वालों को, उनको हमने अपना डेटा सेंड किया मगर उनकी तरफ से रिप्लाई फिलहाल नहीं आया। यार ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कि क्यों हो, लेकिन मैंने इसी वजह से बजाय वो लोग जो वहाँ बैठे हुए कर रहे हैं, तो शब्बर लहीक साहब जो कि वैसे तो हमारी जो उसके लिए थे कि जो अगर फैकल्टी को कोई पोजीशन कोई प्रॉब्लम पेश आए तो उसको हल करें, तो मैंने इसी वजह से आप लोगों का जो डाटा जो था, जिन लोगों ने मुझे कहा कि LMS में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैंने डायरेक्ट शब्बर लहीक साहब से बात की। मैंने कहा यार वो होता रहेगा, जो करो लेकिन ये मसला अभी हल करो। तो वो बेचारे उनके उनके जो इख्तियार में था वो उन्होंने कल भी परसों भी कर करा के जो जिन लोगों के मसले हल हो सकते थे वो उन्होंने हल कर दिए। तो आज के लिए उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये हमीद साहब हैं और एक स्टूडेंट और हैं, उनका ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने डाटा वगैरह उनको सारा भेज दिया था। तो उन्होंने कहा था वो मैंने वर्किंग फाइल में डाल दिया है, तो आज मेरे ख्याल से मसला हल हो जाना चाहिए। तो ये है। थैंक यू आज सर इतना कोऑपरेशन के लिए। थैंक यू सर। कॉपरेट करने की बात नहीं है भाई, अगर आपका ये आपका मसला हल होना चाहिए ताकि आप LMS को एक्सेस कर सकें। उसकी वजह ये है कि अब यूनिवर्सिटी हमसे चाह रही है कि हम ये सारी चीज़ें LMS पर रखें। तो ये जो हमारा यूनिट 3, 4 और 5 के जो असाइनमेंट हैं वो मैंने LMS के ऊपर जो है रख दिए हैं, और मैं आपको इंकरेज करूँगा कि आप उसको जाके एक्सेस करें। अच्छा, जो लोग नहीं अभी कर पा रहे तो उनके लिए मैं, ये हमारा ग्रुप है, मैं उसके अंदर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, तो आप वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप उस पर जाइए और आप उसको एक्सेस कीजिए। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको और जो इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह हैं उसके लिंक भी मैं डालना शुरू करूंगा। जी जनाब, एनी अदर फिजिक्स क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। यस सर इसी इक्वेशन के एग्जांपल के फाइनल जो आंसर है, हमने कहा था कि g cos थीटा माइनस a sin थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सर उस पर मैंने ट्राई किया लेकिन एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं आया। विच वन, एक सेकंड मुझे इसी क्वेश्चन पे जाने दें। आ गया। यस यस सर, ये वाला। विच वन, विच इक्वेशन आर यू टॉकिंग अबाउट? ये वाली इक्वेशन सर ईटा डबल डॉट की, ये -1/L वाली है कौन सी? यस यस सर, ये इक्वेशन नंबर 7.40। ये नहीं आ सकी। हाँ सर एग्जैक्ट नहीं आया मेरे पास, नहीं मैंने तो ट्राई किया लेकिन। नहीं तो बेटा देखो, ये लाना तो बहुत ही इजी है ना। तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट कि तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। सॉरी मैं लिखता हूँ, ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, कौन सी वाली सर? जो मैंने टिक किया है। ये आपको ये पेज दिखाई सर दे रहा है? यस सर, ये 7.40 तक आ गया हो, पर इसके आगे भी मैंने ट्राई किया सर, हाँ लेकिन उसमें मेरे पास सर जो अंडर द रूट नहीं आ रहा था सर। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आप इस डायग्राम को नहीं समझ ले। मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा, तो फिर मैंने उसमें एक फिगर बना के मैंने उसमें शेयर की थी। मैं दोबारा बना देता हूँ। देखिए इस फिगर को देखिए, आपके पास अगर किताब होती है तो अगर आप यहाँ से शायद एक फिगर ना क्लियर हो रही हो, ये इसने नीचे लिखा भी है फिगर बी के बारे में, क्योंकि इसमें दो फिगर्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, नीचे लिखता है द एंगल थीटा ई
is the equilibrium angle due to Cart's acceleration A and acceleration due to gravity. अच्छा, इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए, क्योंकि यहाँ इसने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की है इस तरह से कि देखिए ये हमारे पास ग्रेविटी की जी की डायरेक्शन है, ये ए, क्योंकि बॉब की डायरेक्शन जो कार की डायरेक्शन से मुखालिफ है, ठीक है, ग्रेविटी आपके पास नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ऐसा ही है ना? तो ये आपके पास ये थीटा ई बन रहा है, ठीक है, तो ये जी है, ये ए है। तो आपको मालूम है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ये जो साइड होगी ये बेसिकली हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस बराबर होती है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ मतलब हमारी ये जो फिगर बन रही है तो इसके लिहाज से ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ऐसा ही है ना? और इस एंगल के सामने वाली साइड साइन की होती है, तो आपके पास साइन थीटा ई इज इक्वल्स टू ए ओवर ये स्क्वायर रूट वाली टर्म, और कॉस थीटा ई इज इक्वल्स टू जी ओवर ये स्क्वायर रूट वाली टर्म। तो अब आप ये देखिए, यहाँ कॉस थीटा है तो आप इसकी जगह पे ये टर्म लिख दें, और ये साइन थीटा है, यहाँ पे इसकी जगह पे आप ये टर्म लिख दीजिए, तो ये जी स्क्वायर हो जाए, ये आप पूरा लिखेंगे तो जी स्क्वायर, यहाँ से जी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से ये ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना? या यस सर, सब सही है, ओके, ठीक है ना? तो सही है सर। अभी तो अब आप अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये एग्जैक्टली ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास। होगा ये कि क्योंकि आप जब यहाँ रखेंगे तो मैं यहाँ स्टेप कर देता हूँ, ये माइनस एल जी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट टर्म प्लस ए स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर रूट टर्म, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? यही आएगा ना, ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट टू ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म यही आएगी ना। तो आप देखें कि जब आप इसका एलसीएम लिया तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से आ गया, तो ये कट के आपके पास जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो रह जाएगा ना। तो ये ऊपर टर्म जो है वो 1 है, नीचे टर्म हाफ है, तो आपके पास ऊपर हाफ रह जाएगी। तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर, ओके सर। यस, कोई किसी ने हाथ रेज किया था, मारूफ आपने किया है, ये फरमाइए। सर यूनिट 5 के अंदर जो आपने करवाया था नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, उसके अंदर आपने आंसर लिखा था, एक में जनरलाइज मोमेंटम का और एक लिखा था आपने टोटल एनर्जी का। सर आप उसको एक दफा फिर से कर देंगे, क्योंकि वो जो आपकी वीडियो लेक्चर है उसके पीछे बहुत नॉइज आ रहा है, तो उससे हमें समझ में नहीं आया सही से। देखिए, उसमें ऐसा है कि अभी जब हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स करेंगे ना दोबारा ये 6 चैप्टर में, तो वो चीज़ दोबारा वापस आ रही है, और मैं आपको इंकरेज करूँगा। चले मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कोई जादू नहीं हो रहा, बल्कि ये ये वाला हमने कौन सा 4 खोला हुआ है ना, और आप कह रही हैं कि 5 में है वो। लेट मी हाँ, उसको जरा मुझे खोलने दें, यूनिट 5 को। ओके, लेट मी 5, ये आपके सामने आ गया। यूनिट 5 खुल रहा है। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा पता नहीं क्यों स्लो हुआ है, and it's taking a lot of time. जी, ये अगले पेज पे जाएगा। ये आ गया। इसी की बात कर रही हैं आप? जी, आप इसी की बात कर रही हैं मामू? ये आपके सामने हाँ, मैं ही कह रहा हूँ। देखिए, आप इसकी मोमेंटम कैलकुलेट करके देखिए, तो मोमेंटम आपके पास बेसिकली ये mx डॉट प्लस e टाइम्स ax आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन के लिए है। आप अगर इसको 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो ये x की जगह पे आप v लिख दें और ax की जगह पे a वेक्टर लिख दें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ इक्वेशन डायरेक्टली लिख दी है, ठीक है। आपको शायद ये लग रहा हो कि ये चीज़ तो बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू आई है। यस, हियर इट इज़ जस्ट आउट ऑफ ब्लू, क्योंकि वो बहरहाल किताब में वहाँ लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये अचानक नहीं आएगी। हम अभी यूनिट 6 के अंदर इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम दोबारा करेंगे।
आप देखिएगा, मैं आपको एक, चूँकि आप यहाँ तक पहुँचे भी हैं तो मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ, उसमें आप इस्तेमाल कीजिएगा कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हैमिल्टोनियन ऐसे लिखा गया हो, और ये वो एक फार्मूला है जो हमने जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स में, तो उस वक्त हमने ये ड्राइव किया था कि समेशन एच यानी कि हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू समेशन जे पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल। एल इसमें लैग्रेंजियन है, ठीक है। आप अगर ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है, बेहतर होता मैं इसको एच ही रहने देता, लेकिन बहरहाल आपकी किताब ने ये इस्तेमाल किया था तो मैंने इसको लिख दिया। देखिए पीजे हमारे पास क्या है, आप एक डायमेंशन के लिए आप कर सकती हैं। यहाँ पीजे से मुराद पी एक्स है, वो पी एक्स आपके पास यहाँ मौजूद है, ये इसकी वैल्यू है। क्यूजे क्या है, एक्स डॉट है, यानी कि आप अगर इसी इक्वेशन को अपने इस सिचुएशन के लिए ऐसे लिखते हैं तो एच पी एक्स एक्स डॉट माइनस एल। और लैग्रांजियन आप अगर सिर्फ एक्स के लिए लिखेंगी तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, या फर्ज करें कि यही जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये जो इक्वेशन 18 है, इसको आप वन डायमेंशन के लिए कर लें तो ये हमारे पास हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज फाई, और यहाँ पर आपके पास एक्स डॉट ए एक्स होगा, यहाँ पे एक्स डॉट हो जाएगा, हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी, और यहाँ ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक्स सिर्फ एक वन डायमेंशन के लिए बन जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल फाई ऑफ एक्स माइनस एक्स डॉट ए एक्स। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखिएगा कि जो ए एक्स वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, ये देखिए ये माइनस के साथ आ रहा है, ठीक है। ये जब आप इसको क्या नाम है यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन ये पार्ट माइनस के साथ है। तो यू विल सी कि व्हेन यू राइट दिस इक्वेशन, यानी कि ये आप ये इक्वेशन लिखेंगी तो वो जो वेक्टर पोटेंशियल वाला पार्ट है वो उसमें से कैंसिल हो जाता है, आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचती है और स्केलर पोटेंशियल बचता है। ये तो उसका मैथमेटिकल टर्म है, मतलब आपको ये पता चले कि ये इक्वेशन आउट ऑफ ब्लू नहीं आई है, बट इट फॉलोज सर्टेन रिलेशन। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम इसको हैमिल्टोनियन कहें तो शायद ये ज़्यादा बेहतर हो। बहरहाल इसने इसको एनर्जी के बराबर लिखा है। एक बात ये तो उसकी मैथमेटिक्स हो गई। इसकी फिजिकल रीज़न उसने ये दी है कि ये इस वजह से भी ये वाला टर्म जो कि मैग्नेटिक फील्ड से आ रहा है, ये इसलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको मालूम है वो एक तरह के पार्टिकल को कर्व कराती है। यानी कि आपको अगर मालूम हो, याद हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कैसा होता है, सर्कुलर यानी हेलिक्सिकल उसका मोशन होता है। तो अगर आप उसको ऊपर से देखें तो आपको सर्कल दिख रहा है, तो पार्टिकल जहाँ से शुरू हुआ वो वहीं पर वापस आ गया, तो सो डू नो वर्क, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती तो उसकी एनर्जी अवेलेबल नहीं है उसकी टोटल एनर्जी में। तो ये इसकी फिजिकल रीजन है। मैथमेटिकल रीजन मैंने आपको यहाँ से दे दिए कि जब आप इसमें px, ये px आ गया, x डॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, और लैग्रांजियन आप सिर्फ x डायरेक्शन में लिखें, जो कि आप ऐसे लिख सकती हैं। आप इसको लिखिए, ये जो इक्वेशन है आप देखेंगे कि इसमें मैग्नेटिक यानी कि जो वेक्टर पोटेंशियल वाला पार्ट है जिसमें a आ रहा होगा, ax आ रहा होगा, वो पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड यू लेफ्ट विद काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस E5 बचेगा आपके पास, ठीक है। यस सर। आप करके देखिएगा इसको। सर आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहा आप कुछ पूछ रही थी? आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्टिकल सर्कुलर में मूव कर रहा है वो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे जाके वापस हो रहा है, उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। क्या कहा? यस सर, तो फिर सर वो इस तरीके से कंजर्वेटिव नहीं हो गई क्या फिर, अगर इसमें कोई वर्क डन नहीं हो? नहीं देखिए पार्ट डिपेंडेंट नहीं, वो बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना वो तो वापस आ गया है ना, अपनी जगह पर वापस आ गया है, क्योंकि वो उसको जस्ट कर्व करा रहा है एंड दैट्स इट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ पार्टिकल को कर्व करा रही है। इसकी बकिया जो मालूमात हैं क्योंकि वो फिर देखिए हमें फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो है जाना पड़ेगा, वो मैं जाने से बचना चाह रहा हूँ।
आप चाहें तो डॉक्टर सादब से पूछ सकते हैं, या फिर ग्रिफिथ की जो किताब है उसमें आप जाके देख सकते हैं, या सिंपल आप हेलिडे वेज़निक एंड क्रेन उठा लें, वहाँ से भी आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर जवाब आपको ग्रिफिथ से मिलेगा, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें उससे डिस्कस की हुई हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, सलमान आप कुछ पूछ रहे थे? सर हमने लास्ट टॉपिक जो किया था एग्जांपल नंबर 7.5, सर इसके अंदर 7.5 हमने कहा था कि अगर वेज की मास, यस, क्या 7.5 वेज की मास 0 हो जाए तो फिर लेकिन यस ये बताओ ना कि तुम टेलर्स की बात कर रहे हो, टेलर, राइट? ये यस यस हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक सर है। हमने कहा था कि अगर वेज की मास 0 हो जाए तो सर इसकी एक्सेलरेशन मतलब कैसे होगी? तो सर हम ये कह सकते हैं कि सर वो 90 एंगल से आएगा और उसकी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर उस पे यकीनी अप्लाई तौर, होगी। हाँ, लेकिन आप इस सारे काम को करके देखिए ना, तो पता चलेगा आपको। आपने करके देखा सर इसको? मैंने मैथमेटिकल डिराइव किया है ना कि वो हाँ डबल डॉट इक्वल टू जी डिवाइड बाई साइन एल्फा आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सर इसको बिल्कुल ठीक है। फिजिकली मतलब ऐसे डिफाइन करेंगे ना? हाँ, तो इसको अगर आप वैसे भी समझना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपके पास जवाब क्या आएगा। ये इट इज़ समथिंग लाइक Q1, ये Q डबल डॉट इक्वल्स टू जी, ये साइन ओवर कॉस क्या है? साइन ओवर कॉस आपके पास टेंजेंट थीटा है, राइट? या टेंजेंट अल्फा समझ लीजिए आप, ऐसे ही हो रहा होगा ना, क्योंकि साइन अल्फा तो आपकी सर जगह। हाँ, कहिए। सर जी डिवाइड बाई साइन एल्फा फाइनल आंसर आ रहा है, Q1 डबल डॉट इज इक्वल टू जी अब डिवाइड बाई साइन एल्फा। ई डिवाइड बाई साइन, ओके फाइन, ये आ सकता है इस वजह से कि एम से एम कैंसिल होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप जो है साइन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही कर रहे हैं ना? यस यस सर बिल्कुल। यस यस। तो देखिए, अब ये आपके पास एक स्पेशल केस बन रहा है कि अगर फर्ज करें आपके पास अल्फा जो है वो 90 डिग्री हो, तो ये सिंपल क्यू जो है वो जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है, ठीक है। यस ऑन दी ओके अदर हैंड अगर आप फर्ज करें कि इसको आप जीरो कर दें, तो फिर ये Q1 जो है वो आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगी। यस वो ओके सर। बल्कि बेहतर ये कहना चाहिए, वो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ पड़ी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। यस सर सही है। हम्म, अनडिफाइंड हाँ, ओके सर। अनडिफाइंड का वर्ड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यस सर अब वो ऐसा ही है ना कि आपने उसका जो वैज जो था वो उसको उठा के आपने टेबल के साथ रख दिया, अब वो चीज़ पड़ी भी है, क्या करेंगे? यस सर। इसी के जो नेक्स्ट एग्जांपल था 7.6, हाँ हाँ सर इसमें जो हमने बीट जो है ना वो भी मतलब मोशन कर रहे हैं, लेकिन हमने हुक का जो मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं ली थी, और काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा हाँ, का जो उसकी आ रहा उसकी था। उसकी वजह यह है, आप इसके सवाल को भी पढ़ के देखें कि उसने यहाँ पे हुक के मैथ्स का जिक्र नहीं किया है। यहाँ हम बुनियादी तौर पे जो बात करना चाह रहे हैं या मोशन डिस्कस करना चाह रहे हैं वो उस पार्टिकल का है। यस ओके सही है। क्योंकि इन प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपको शायद याद हो छोटी क्लासेस में आप स्ट्रिंग्स की बात किया करते थे, आप कहते थे ना मैसलेस स्ट्रिंग है और ये है रंग का। उसकी फ़ायदा ये होता है कि आपकी इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। लेकिन आप इवन आप हेलिडे में देखें, एक आध दो प्रॉब्लम उसने ऐसी दी हैं कि जहाँ उसने कहा है कि आप ज़रा सा स्ट्रिंग का मैथ भी ज़रा लेके देखें। तो इन प्रिंसिपल किया जा सकता है। आप अगर जो इसकी थॉर्नटन की किताब है उसमें एक प्रॉब्लम दी हुई है कि जिसमें एक रोप है, वो टेबल से नीचे की तरफ गिर रही है, और उसके लिए उसने कहा है कि इसका लैग्रांजियन लिखें। तो अब उसमें मैस जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आप लिखेंगे, अब जैसे पार्टिकल होता है तो उसकी हाफ mx डॉट स्क्वायर होती है फॉर एग्जांपल। अब ये तो पूरी रोप है, ठीक है ना? अब वो सारी रोप तो इस तरह नहीं गिर रही है, सारी रोप तो इस तरह मतलब एक ही तरीके से मूव नहीं कर रही है, वहाँ तो मैस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहाँ पे मैथ्स लिखने के फिर डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है ना? उससे क्या होता है कि इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए कि वो बेसिक ट्रेनिंग से वाकिफ हो जाएं, तो नॉर्मली हम इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जैसे हुक हुआ, रोप हुआ,
इन जनरल हम उनके मैसेज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इन प्रिंसिपल यू कैन नॉट, बट दैट ओनली मेक्स द प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। सर इसके आगे जो हमने सर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन लिया था, मतलब थीटा डबल डॉट को हमने 0 लिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सर आप वहाँ पे हमने सर बात की थी कि अगर साइन मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तब हमारे पास वैलिड होगी जब साइन के एंगल 0 हो गए या पाई, सही है हाँ, सर? मैं सर आपको मतलब ये तो समझ ये या सर ये तो समझ आता है कि साइन 0 होगा तो मतलब जो वो बीट है वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब स्टैटिक में है, सही है सर? आ लेकिन सकती जब है। सर एंगल पाई होगा तो सर बीट मोशन में है, फिर हम इसको स्टैटिक में या इक्विलिब्रियम में क्यों ले नहीं रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, क्यों देखिए ले रहे हैं सर, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि फर्ज करें कि आप ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है यार, ये एक सेकंड यार, ये जरा मेरे पास आ जाए। अपनी ये लोड करने में इतना क्यों टाइम लगा रहा है। देखिए मैं आपके सामने ये वन नोट शेयर करता हूँ। सर मेरा मतलब है सर मैथमेटिक्स हमें शो करते हैं कि सर ये दोनों मतलब इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, लेकिन फिजिकली हम हाँ, सर ऐसे कैसे मानेंगे कि मैं आपको अभी अभी इस बात का यकीन दिलाता हूँ, मनवाता हूँ आपसे, फिक्र न करें। देखिए सर ये आपको हुप दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है अपने पेज पे, अपने वन नोट पे, ये दिखाई दिया आपको? यस 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 सर। अच्छा अच्छा, फर्ज करें आपको मालूम है ना कि ये जो हुप जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ऐसा ही है ना? यस ठीक है। यस अच्छा फर्ज करें कि वो जो बीट जो है वो बजाय यहाँ होने के यहाँ पर आ जाए, तो क्या होगा? ये हुप घूमता रहेगा, लेकिन क्या ये पार्टिकल हिलेगा यहाँ से? नो, ऐसा ही नो होगा ना? यस यस सर तो ये वो कंडीशन है कि जब आपके पास थीटा 0 है, 0 है। तो इस यानी कि यस साइन 0 पे 0 है। अच्छा इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये पार्टिकल जाके यहाँ बैठ जाए बीट यस बिल्कुल टॉप पे, जो कि कंडीशन है थीटा इक्वल्स टू पाई वाली, अगेन साइन पाई 0, यस तो अब ये हुप तो घूम रहा है, लेकिन ये अपनी जगह पे यहाँ पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ ये और बात है कि आप अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करें तो ये स्टेबल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बस ये फर्क है। तो यस सही है। इन दोनों पॉइंट्स पे आपकी इक्वेशन जो फॉर एग्जांपल इक्वेशन 7.70 है, अब मेरा ख्याल से वो पेज उसने कर दिया है, मैं वापस जाता हूँ इस तरफ, ठीक है। सर इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू पाई को हम मतलब एग्जैक्ट वही पॉइंट हमने लेना है, मतलब कि लेना इसी नहीं पॉइंट पे ये पार्टिकल नहीं, हुआ है हाँ रुका हुआ है, इस तरह समझना है हमने। हाँ हाँ रुक सकता है। देखो यहाँ पर यस हम पॉसिबिलिटीज पर गौर कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटीज पर गौर करना है, हम ये नहीं कह रुका हुआ है, ऐसा कोई लफ्ज हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ये वो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, मतलब ये क्वेश्चन है ना हमारे पास 7.70, तो इसमें दो दो तरह की कंडीशंस आ रही हैं, दो तरह से आ सकती हैं। एक साइन थीटा से आ सकती है, यस दूसरी इस टर्म से आ सकती है। यानी कि देखो इसको 0 होना है, इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट को 0 होना है। अब या तो ये चीज 0 हो, साइन थीटा वाली टर्म 0 हो तो 0 हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर वाली टर्म 0 हो तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले उसने ये टर्म डिस्कस की है कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यूज हो सकती हैं कि जिस पे ये टर्म 0 हो जाए। इसने कहा एक चीज तो ये है कि थीटा 0 हो, यानी कि जो हमारे पास ये जो हुप है और ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है। फर्स्ट करें ये बता रहा है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर ये बीट यहाँ आके बैठ जाए तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह यस अगर ये बीट यहाँ आके बैठ जाए तो भी बावजूद इस बात के कि हुप घूम रहा है लेकिन ये नहीं घूमेगा,
ठीक है। तो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से आ गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास आ रही है उस वक्त कि जब ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर जो है वो जीरो हो रहा हो। और वो कैसे जीरो होगा? वो उसी सूरत में जीरो हो सकता है ना कि कॉस थीटा जी ओवर ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाए, तो ये कट कटा के जीरो हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो फिर यहाँ से हम दो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम एंगल निकाल सकते हैं जो कि प्लस माइनस हैं, तो उसका मतलब है एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पे होगा। इस तरह है। तो जो पहली ये जो साइन थीटा वाली हमें बता रही है कि या तो इक्विलिब्रियम यहाँ होगी या यहाँ होगी। अच्छा, ये टर्म, ये कंडीशन रिफ्लेक्ट करती है उस वक्त कि जब ओमेगा यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हूप की घूमने की फ्रीक्वेंसी वो जी बाय आर से छोटी हो, ये उस वक्त होता है। और ये कंडीशन के ये जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं ये उस वक्त डोमिनेट करती है कि जब ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर होता है जी बाय आर स्क्वायर, जी बाय आर से। जब ओमेगा स्क्वायर इससे बढ़ जाएगा तो ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी, और जब ओमेगा स्क्वायर लेस देन जी बाय आर होगा तो फिर ये वाली इक्वेशन डोमिनेट करेगी। तो इस पूरी इक्वेशन या इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का बताने का मतलब ये है कि यू हैव टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द होल इक्वेशन। एक इक्वेशन के अंदर बाज दफा कुछ टर्म डोमिनेट करती हैं और बाज दफा कुछ और टर्म डोमिनेट करती हैं। हर वक्त हर टर्म डोमिनेट नहीं करती है। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स आई मीन फ्रॉम द इक्वेशन। जब ये जो इक्वेशन है अगर ओमेगा स्क्वायर लेस देन जी बाय आर है तो ये साइन थीटा वाली टर्म जो है वो डोमिनेट कर रही है। तो उस सूरत में हमारे पास या तो पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो या तो नीचे होगा जब थीटा जीरो है, या पाई होगा तब यहाँ होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाए जी बाय आर से तो फिर हमारे पास जो है वो दो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती हैं, एक ये और ये। अब ये और ये नहीं होंगी बल्कि ये और ये होंगी। बट व्हाट हैपेंस इफ ओमेगा स्क्वायर एग्जैक्टली इक्वल टू जी बाय आर? आप यहाँ पुट करें, आपके पास जीरो, यहाँ पे पुट करें आपके पास वन आ जाएगा। आप ओमेगा स्क्वायर को जी बाय आर पुट करें, कट कटा के वन आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, यानी कि थीटा कॉस इनवर्स ऑफ वन क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब है कि अगर ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर के बराबर हो जाए तो एग्जैक्टली पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ यहाँ मौजूद होगा, यानी कि बॉटम पे, और कहीं नहीं होगा। तो आपने देखा कि जस्ट ओमेगा स्क्वायर्स के कंट्रोल करके आप उस बॉल की लोकेशन यानी कि जो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है या उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको मालूम कर सकते हैं। और इस चीज़ को आगे जाके जैसे उसने जिक्र किया है कि स्टीम इंजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको ये लोग कहते हैं गवर्नर। और उसकी वो कैसे काम करता है उसकी एक वीडियो मैंने LMS पे डाली है, आप प्लीज़ देखिएगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है यानी कि इसके ओमेगा स्क्वायर बढ़ता जाता है तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती जाती हैं। और उसके चेंज होने से आप स्टीम इंजन के अंदर जो है वो आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इस पूरी चीज़ की, क्योंकि आपको स्टीम इंजन के अंदर मिल सकती है। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन जो है वो लोगों ने, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन के अंदर की थी। कुछ बात वाज़ेह हुई? अच्छा देखिए, सर बिल्कुल। देखिए एक सेकंड देखिए, 1 मिनट रह गया। क्या मैं दूसरा सेशन भी कॉल करूं अभी? यस सर, करना चाहिए। ठीक है, मैं करता हूं। आप अपना सवाल अगले सेशन के लिए रख लें क्योंकि 1 मिनट से कम का वक्त रह गया। ठीक है, तो हम अगले सेशन पे मजीद बात करते हैं। सही। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं 5-10 मिनट के अंदर